अगर पाकिस्तान में जो है आप रेशो देखें तो तकरीबन जो है वो 22% जो कपल्स हैं वो किसी ना किसी वे से जो है इनफर्टिलिटी का जो है शिकार होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बिल्कुल बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए ससुराल की तरफ से जो है वो अब हमें प्रेशर होना शुरू हो गया है। 90% कपल्स हैं जो कि सफ़र हो रहे होते हैं, इनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि तो इसका इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसकी वजह से ख़वातीन डिप्रेशन जैसे मसले का शिकार हो रही हैं, वो मसला है बांझपन का यानी इनफर्टिलिटी। इस मसले को हल करने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है वो बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सो द वन एंड ओनली डॉक्टर फराज बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर थैंक यू आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सर कैसे हैं आप? हम वेरी गुड जी, आप बताएं आप खैरियत से हैं? एंड आई एम वेरी अमेज्ड के जो है इस टॉपिक पर जो है, क्योंकि जो बांझपन या इनफर्टिलिटी है ये एक इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है तो इस टॉपिक पर डिस्कशन मोस्टली लोग जो है वो स्टिग्मा समझते हैं। लेकिन एसजी ग्रुप ने ये एक बड़ा एसजी क्लिनिक की तरफ से एक अच्छा स्टेप उठाया कि आप बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं आज, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं अपने कोई भी एक्सपीरियंस से आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर कर सकूँ। बिल्कुल सर। और सर आजकल बांझपन का मसला बढ़ भी बहुत गया है, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले तो कुछ बताएं। जी बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान में जो है आप रेशो देखें तो तकरीबन जो है वो 22% जो कपल्स हैं वो किसी ना किसी वे से जो है इनफर्टिलिटी का जो है शिकार होते हैं। अब इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि जो है आप में पैदाइशी ही मसला है और आप जो है वो कंसीव नहीं कर सकते, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, ठीक है। जो सेकेंडरी होती है वो छोटे छोटे मसले होते हैं, सम टाइम थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो हल हो भी जाते हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, लोग ओपनली बात नहीं करते, जिसकी वजह से जो कपल्स हैं, जो ख़वातीन हैं वो सफ़र होती रहती हैं और ये मसले ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो इसका कोई इलाज भी मुमकिन है? बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी में तो आप क्योंकि पैदाइशी तौर पे आप पे इस तरह का मसला है कि आप उसको ऐसे करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक जो है आपके जीन्स में इस तरह का इशू आ जाता है। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो कि 90% सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, मतलब 100 अगर केसेस हैं इनफर्टिलिटी के तो उसमें से 90 केसेस ऐसे हैं जो हल होने वाले होते हैं, ठीक है, और वो भी छोटे छोटे इलाज से, कोई 6 हफ्ते का इलाज हो गया, कोई 12 हफ्ते का इलाज हो गया, और कुछ केसेस में जो है आपको थोड़ी बहुत ही जो है वो आपको कोई इन्वेसिव टेक्निक करनी पड़ती है, जिस तरह लेप्रोस्कोपी करनी पड़ गई या कुछ इस तरह के आपको प्रोसीजर। पाकिस्तान में ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं? बिल्कुल है, पाकिस्तान में भी है, मुल्तान में भी है, लेप्रोस्कोपी हो रही है अब। तो जो है ये सब जो 90% कपल्स हैं जो कि सफ़र हो रहे होते हैं, इनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि तो इसका इलाज क्या होंगी ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी में? देखें, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में तो आपको शुरू से ही बहुत सारे लोगों को आइडिया होता भी है, लेकिन उसके अंदर जो आपके हार्मोनल साइकिल हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी है उसके बड़े मेन कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी इनफर्टिलिटी होती है तो वो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल्स में ही हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपसे करना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है कि फीमेल को टॉर्चर किया जाता है कि जो बांझपन है या बच्चा जो नहीं हो रहा वो औरत की वजह से नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा है या दोनों के ही मसाइल दोनों के होते जी हैं? बराबर मसले होते हैं। जो 36% है वो मेल्स में इशू होता है, मतलब 100 में से 36% मेल्स की वजह से इशू होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि टॉर्चर लेकिन ज़्यादा फीमेल होती हैं। हम जब प्रैक्टिस में होते हैं और प्रैक्टिस में मेरे पास अगर एक कपल आया है और वो इनफर्टिलिटी के लिए आया है, हमने उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री के बाद जब हम उसे टेस्ट लिखते हैं तो फीमेल्स वाले तो सारे टेस्ट हो जाते हैं, जो हम मेल का टेस्ट लिखते हैं तो 10 में से 6 पेशेंट्स का वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे अंदर कोई इशू हो सकता है, क्योंकि वो इसको स्टिग्मा समझते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है और फिर हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसमें से आधे लोग मान जाते हैं, आधे फिर भी नहीं मानते, और उसके पीछे लोगों की अजीब सी मिथ है या जो भी अजीब सी थॉट है कि लोगों को ये लगता है कि अगर आपके अंदर कोई भी स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म आपके जो है वो ठीक नहीं है
तो उससे जो है ना वो अपने वो मैनली होने को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो हम समझाते भी हैं लोगों को, लेकिन फिर वही बात है क्योंकि हमारे मुल्क में हमारा माशरा इस तरह का है, नॉलेज भी नहीं है यहाँ कि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस दी नहीं जाती, और इस चीज़ पर जो है बात बहुत कम होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है अप्रिशिएट किया कि आप इतने इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो डायग्नोस करने का टेस्ट ही तरीका है या कोई और भी तरीके हैं डायग्नोस करने के? देखें, अल्लाह ताला ने जो है इंसान को बड़े जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, और जिस्म के अंदर कोई भी गड़बड़ चल रही हो तो उसके सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह आप डॉक्टर हैं, आपको पता है हर डिज़ीज़ का सिम्टम है। बिल्कुल ठीक है। अब जब भी फीमेल को हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो मोस्टली फीमेल्स उसको इग्नोर कर देती हैं कि चलें जी 2 महीने बाद जो है हमारा हार्मोनल साइकिल ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा, लाइट लिया जाता है। असल में वो एक इंडिकेशन होती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको चेक करवाएं। ठीक है। और हार्मोनल इश्यूज जो है हर 10 में से 6 ख़वातीन को आजकल हो रहे हैं। मैंने जब अपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आपकी बात काटती हूँ, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है, रीज़न क्या है आज? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो शायद तब 10 में से 4 लोगों को इशू होता था, लेकिन अब 10 में से 6 को जो है साइकिल का इशू है। हमारे अगर हम बड़ों की बात करें, अब बांझपन का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, लड़कियों को साइकिल का इशू बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पुराने दौर में तो ये सब नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे जी। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें अगर मैं लेके आऊँ तो सबसे पहले तो जो है हमारी डाइट जो है, ठीक है, डाइट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम गलत ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी डाइट में आयरन कम है, आपकी डाइट में कैल्शियम कम है, तो आपको हार्मोनल बैलेंस जो है वो ख़राब होना ही होना है। इसके बरक्स अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आजकल आपको पता है प्रोसेस्ड फूड्स का सारा जो है वो फैशन चल गया है कि आप जो है वो अगर चिकन ले रहे हैं तो वो भी प्रोसेस्ड है, आप नगेट्स खा रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, और फिर हमारे क्विकली बन जाए। आजकल औरतें काम से भी भागती हैं कि चलें जी फटाफट बनाएं। और हमारे यहाँ अगर हम प्योर चिकन की भी बात करें तो अब हमें पता है कि वो किस तरीके से उनकी फीडिंग हो रही होती है और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्टेरॉइड्स का एलिमेंट कितना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाके जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वो मेन चीज़ें हैं डाइट की। अब ये मैं डाइट के पोर्शन को बता रहा था। इसके अलावा जो है कज़न मैरिजेस जो है, कज़न मैरिजेस से भी ये चीज़ बढ़ती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी इनफर्टिलिटी का इशू रहा है और फिर दोबारा कज़न्स आपस में मैरिज कर रहे हैं, तो ये एक कंफर्म बात है कि 50 to 60% चांस है कि उन लोगों को भी ये होगा। ये हो सकता है। तो कज़न मैरिजेस भी जो है वो भी अवॉइड होनी चाहिए। फिर लेकिन जो है आजकल तो यही होता है। नहीं, अच्छा, एंड जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में वैसे भी जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जिस तरह के कंडीसिव एनवायरनमेंट में आजकल हम रह रहे होते हैं, तो हमारी फ़ीमेल जो है वो स्ट्रेस में बहुत जल्दी आती है, और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली आपके हार्मोनल साइकिल को ख़राब करता है। और जब आपका हार्मोनल साइकिल ख़राब होगा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस, कंसीव होने के चांस जो हैं वो लेस दैन 50% होते हैं। क्योंकि आप ये देख लें कि हमारे पास अगर पेशेंट आया है तो हमें 3 महीने या 6 महीने भी लग जाए ना, जब तक उसका साइकिल ठीक नहीं होता तब तक जो है हम उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, क्योंकि साइकिल ठीक होना बेस है। आपका साइकिल ठीक हुआ उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन देंगे वो हमें पता है कि हमने 7वें दिन देनी है, 9वें दिन, तो वो तब फ़ायदा देगी आपको। तो दीज आर वन ऑफ द मेजर रीजंस, जिसमें जिस तरह मैंने बताया कि डाइट, कुछ डाइट ऐसी जो लेने वाली है, कुछ जो नहीं लेने वाली। जो लेने वाली है वो हम नहीं ले रहे, और जो नहीं लेने वाली है प्रोसेस फूड्स, इस तरह की चीज़ें वो हम ले रहे हैं। फिर जो है कज़न मैरिजेस, ठीक है, क्योंकि अगर जेनेटिकली या हेरिडिटरी आपके जो है वो एक फैमिली में हिस्ट्री चल रही है कि इनफर्टिलिटी है, तो वो आगे कज़न मैरिजेस में और ज़्यादा हो जाएगी। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं, घर का स्ट्रेस है, इकोनॉमी का स्ट्रेस है जी, लेडीज जो हैं बहुत ओवर सेंसिटिव हो गई हैं। तो ये मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी बहुत इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा सर, ये आजकल जैसे मियाँ बीवी की शादी हुई, किसी भी मैरिड कपल की शादी हुई, उसके कितने अर्से बाद उन्हें अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए जी, जो मेडिकल है, मेडिकल ये कहता है कि एक कपल जो कि
1.5 साल तक एक साथ रह रहा है, इस तरह नहीं कि खामन फ़ौज में है या बाहर के मुल्क है, अगर 1.5 साल तक वो साथ रह रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, और अगर वो नहीं होता तो 1.5 साल के बाद उसको चेक करवाना चाहिए। लेकिन 1.5 साल तक अगर नहीं हो रहा तो इट इज़ ओके, ठीक है, क्योंकि जो है वो फिर वही बात है कि साइकिल के आगे पीछे होने की भी वजूहात होती हैं, और सम टाइम एनवायरनमेंट भी होता है, सम टाइम जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत तो कम है। ये होता है कि 1 से 2 माह गुजरते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जी, खवातीन का, क्योंकि बिल्कुल। फैमिली की तरफ से ये चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बिल्कुल बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए हैं, ससुराल की तरफ से जो है वो अब हमें प्रेशर होना शुरू हो गया है, और जो है ये तो, और यही मेन रीज़न बनती है फीमेल्स के लिए स्ट्रेस की। बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेज जो होती है, अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर मेरे पास जो है वो सेकंड मंथ में ही आ जाएंगे कि हमें ये बता दें कि मेल है या फीमेल है, फिर अगला स्ट्रेस लेवल ये शुरू हो जाता है। तो एनवायरनमेंट इस तरह का है, हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो चुकी हैं, होने की बहुत ज़रूरत है, ये डेवलप हो चुकी हैं, और इसकी वजह से आप देखें कि जो है इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज कम हो गई हैं। पहले ज़माने में जो है डिलीवरीज इतनी ज़्यादा क्यों कम हो गई हैं, और सी सेक्शन ही हो रहा है हर जगह। मैं जब मैंने अपने निश्तर में ट्रेनिंग स्टार्ट की, स्पेशलाइजेशन की, तो तब निश्तर के प्रिंसिपल भी थे और वो गायनी के हेड भी थे, प्रोफेसर समी अख्तर साहब। तो मैंने उनसे जो है वो पहले दिन ही जो है वो सारे जो है रेजिडेंट्स खड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि सर ये क्यों कहते हैं सब लोग के गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़बरदस्ती जो है वो सी सेक्शन कर देते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो सर मुझे पंजाबी में कहते हैं कि तेरा पहला दिन है। मैं कहा जी सर। तो कहता तू 6 महीने बाद मेरे को पूछी, तो 6 मंथ बाद मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसमें देखें, जहाँ पर अब जिस तरह हमने कहा कि फ़ीमेल्स को जो है वो एक हमारे एनवायरनमेंट की तरफ से, हमारे माहौल की तरफ से, हमारे इन लॉज या कोई भी चीज़ कल्चर की तरफ से एक प्रेशर है, उससे स्ट्रेस आ जाता है, उसमें तो फ़ीमेल्स का कोई कसूर नहीं है। लेकिन जहाँ पर फीमेल्स का थोड़ा सा कसूर आता है वो ये आता है कि आज की जो फीमेल है वो फिज़िकली उतनी एक्टिव नहीं है, ये बात ठीक है, जितनी जो है वो पहले की फ़ीमेल एक्टिव होती थी। जो नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि आजकल हर काम के लिए मासियाँ अवेलेबल हैं। हाँ जी। और इसके अलावा भी देखें, अगर मासियाँ हो भी फिर भी हम, मुझे नहीं लगता कि स्पेशली हम अगर अपने लोअर साउथ पंजाब की बात करें, मैं इंक्लूडिंग मैं अपने घर की आपको बात कर लूँ, तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि हर कोई 1 घंटा फ़ीमेल निकालेगी अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी स्ट्रेचिंग के लिए। नॉर्मल डिलीवरी में जो सेकंड स्टेज होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें सिर्फ आपके पेल्विक मसल्स की अगर एंडोरेंस अच्छी है, उसकी ताकत अच्छी है, तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी स्मूथ। अब पेल्विक मसल्स की तो एक्सरसाइजेज हम करते ही नहीं हैं, और यहाँ पर कल्चर ये बना हुआ है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो तो बेड से नहीं। बिल्कुल, मैं आपने मेरे मुंह की बात खींच ली है। तो होता यही है कि जिस दिन पता लग जाए कि जी अब ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी अब बेड से जो है आपने जो है हिलना नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हम देखें, हम लोग जो है वो इंटरनेशनल मूवीज़ देखते हैं, सीजन्स देख रहे होते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि वर्किंग लेडीज़ वो ड्यूरिंग द वर्क जो है पता लगता है वाटर बैग जो है वो लीक हुआ है, और वो जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराई, शाम को घर बैठे हुए अपने। और यहाँ पर 90% लोगों का सी सेक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह यही है, निश्तर में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो अगर हम 10 लोगों को ट्राई देते थे नॉर्मल डिलीवरी की, तो 10 में से 8 फेल हो जाती, और फिर हमें इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे का 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रुक गया तो उसके अंदर कोई भी जहनी माजूरी हो सकती है, जिस्मानी माजूरी हो सकती है। तो इसलिए फिर हमें पेशेंट को देख के आइडिया हो जाता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी का कैंडिडेट है या नहीं है, और फिर हम उस हिसाब से हम डिसीजन करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो है वो नॉर्मल होना एक ज़्यादा बड़ा जो है वो चैलेंज होता है आपके लिए। अच्छा, अगर एक कपल ट्रीटमेंट ले रहा है, बांझपन का, इनफर्टिलिटी, कुछ भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, तो उस दौरान उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या परहेज़ उन्हें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि वो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि कपल का आपस में जो है वो एक केमिस्ट्री जो है वो बड़ी एक सपोर्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल को मसला है तो मेल उसको सपोर्ट करे, क्योंकि मैंने बताया वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस। अगर आप उस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो सही जाएगा। सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोर्टिव में वो वाली बात भी आ जाएगी कि 35% ऑफ द टाइम मेल्स में इशू होता है,
जो कि ठीक भी हो जाता है 6-8 हफ्ते की अच्छा, ट्रीटमेंट। ये वैसे क्वेश्चन एक है मेरे माइंड में कि जो अगर फीमेल्स का तो अक्सर सुना जाता है कि इनको मसला है और जी ट्रीटमेंट है, मेल को मसला हो तो वो भी ट्रीटमेंट है और हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। छोटे मोटे मसले होते हैं, ज़्यादा मसले नहीं होते। देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, मसाने का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और उस टॉयलेट में ऑलरेडी जो है जर्म्स पड़े हुए हैं, आपने यूज़ किया, आपको इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि यूटीआई बड़ा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। अब जब तक वो इन्फेक्शन रहेगा, वो इन्फेक्शन के जर्म्स जो हैं वो आपके स्पर्म्स को किल करते रहते हैं, नॉर्मल स्पर्म्स को। तो दैट मीन्स तब तक आप अगर कंसीव करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वाइफ को, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कुछ मेल्स के जब टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें स्पर्म काउंट कम आता है तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि 100 में से 90 मसले हल होने वाले। अच्छा, 10 ऐसे हैं जो कि हल नहीं होते, फिर उसके लिए आप जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, आजकल आर्टिफिशियल तरीका भी चल चुका है, आप इक्सी की तरफ जा रहे हैं। ओके। लेकिन 90% जो मसले हैं वो हल होने वाले होते हैं। वो अगर आप जो है अपनी डॉक्टर को सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर को सपोर्ट का मतलब मेरा यहाँ मेल से है, मेल सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। जब भी हम उन्हें टेस्ट करवाने का बोले तो वो माइंड कर जाते हैं कि नहीं जी हमारे में कोई मसला, या कि हमारे अंदर कोई मसला नहीं है जी, ये जो है ना बस जो भी है आप इनके टेस्ट करें तो हमारा सिस्टम ठीक है। तो अगर सपोर्ट करें तो डेफिनेटली ये मसले हल होने वाले, और हमने किए भी हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि मेरा जो इनफर्टिलिटी है इज़ वन ऑफ माय इंटरेस्ट इन गायनेकोलॉजी, और मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है कि इन पेशेंट्स को मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेक करना, तो हो जाते हैं ठीक। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसके बाद एक सेगमेंट है हमारा नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी, आपने क्विकली कोई भी रैंडमली कुछ भी वर्ड। ज़रूर। सबसे पहला वर्ड है ख्वाब। ख्वाब एक ज़रूरत है। ज़रूरत है। मोहब्बत। ख्वारी है। माँ बाप। नेमत है। नेमत, बिल्कुल। घर। घर भी नेमत है। वाकई ये बात तो है। जिंदगी। जिंदगी मकसद के लिए। मकसद के लिए। इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगी आपकी इसी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ही। मिथ और फैक्ट आपने बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है। ओके, पहला क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों का मसला है? मैं बता चुका हूँ कि ये सिर्फ एक मिथ है। फैक्ट ये है कि ये औरतों और मर्दों दोनों का मसला है। मिथ या फैक्ट? ये फैक्ट है ना कि ये मर्दों का भी मसला है, लेकिन अभी तक लोग इसे यही समझते हैं कि शायद सिर्फ औरतें ही कसूरवार हैं, जबकि 35% मर्द कसूरवार हैं, और जो सपोर्ट नहीं करते वो सारे भी कसूरवार हैं। वो सारे भी कसूरवार हैं। इनफर्टिलिटी स्ट्रेस की वजह से होती है? बिल्कुल, इट इज़ अ फैक्ट। स्ट्रेस जो है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो कि इनफर्टिलिटी करवाता है, क्योंकि स्ट्रेस पहले क्या करेगा कि आपको जो है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़राब करेगा, और स्ट्रेस में अक्सर आजकल कैफ़ीन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा लेते हैं। जब आप एक्सेसिव कॉफ़ी लेते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। वैसे अक्सर जो मेल्स हैं, ये इस चीज़ से अलग क्वेश्चन है कि सर अक्सर जो लोग हैं वो मेल्स वगैरह स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस चीज़ का भी इफेक्ट है? बिल्कुल। स्पर्म काउंट में स्मोकिंग, हम पहला सवाल यही पूछते हैं कि आपके हस्बैंड जो है स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ठीक है? तो लेकिन अक्सर जगहों पे तो ये भी तो देखा जाता है ना कि अक्सर जो एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स वगैरह के, तो उनके तो इतने बच्चे हो रहे होते हैं। मैडम देखें, जो हमारे पास मेडिकल का डाटा होता है ना, इसमें हम ये देखते हैं कि मोस्ट लाइकली क्या फैक्टर है। जब भी डाटा बनाया जाता है कि फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट उठा लिए जिनका बेबी नहीं हो रहा, अब 100 में से अगर 30 ऐसे लोग निकल आए हैं जो सिगरेट पीते थे, तो हम वो फैक्टर बना देते हैं कि इट कैन बी वन ऑफ द कॉज, क्योंकि मतलब बहुत सारी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, वरना लोग सिगरेट भी पी रहे होते हैं, और इवन कुछ लोगों के स्पर्म काउंट भी बहुत कम होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि 30 से कम हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपनी जो है वो इस प्रैक्टिस में हमने 12% वालों को भी जो है वो कंसीव करवा के दिया हुआ, मतलब हो जाता है बिल्कुल ऐसा। अच्छा, औरतों का जो औरतों की एज है उसका भी बेऔलादी से कोई ताल्लुक है? डेफिनेटली एक रिप्रोडक्टिव एज तो होती है, और रिप्रोडक्टिव एज जो है वो 15 से 45 तक होती है।
45 तक? हाँ, अच्छा 45 से 52 तक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। हम मोस्टली लोगों को जो है वो अगर वो पहले हमसे मशवरा लेने, लेकिन आजकल तो सुना जाता है कि 30 तक ही बेबी हो सकता है नहीं, ऐसा ख़वातीन बिल्कुल को, नहीं, ऐसा ये बड़ा सुनने में देखा जाता है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो है शादी के पहले 4-5 सालों में ही आपको जो भी बेबीज़ जितने करने आप कर लें, क्योंकि जब आप गैप लेते हैं तो फिर आपके साइकिल की डिस्टर्बेंस होती है। आपके साइकिल की डिस्टर्बेंस होती है तो फिर आगे जाके आपको मसला होता है दोबारा कंसीव होने में। ओके, अच्छा अगर ख़वातीन, अगर कोई भी फीमेल है वो ठीक है लेकिन मर्द में कोई मसला है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ये फैक्ट है या मिथ है? बिल्कुल भी नहीं होती। जब तक मर्द का मसला ठीक नहीं होगा कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है? तो मर्द को इलाज करवाना चाहिए। दोनों का ही ठीक होना यानी लाजमी है, बिल्कुल ज़रूरी, दोनों का। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एंड पे हमारी ऑडियंस को कोई टिप्स फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें? जी बिल्कुल, इस सेंसिटिव टॉपिक की डिस्कशन को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि जो है बांझपन या इनफर्टिलिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और तकरीबन जो है वो 22% कपल्स जो हैं वो बांझपन का शिकार होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी वजह से। एंड इसकी मेन वजूहात जो हैं वो मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेस उसमें बहुत बड़ी वजह है, डाइट बहुत बड़ी वजह है, कज़न मैरिजेस बहुत बड़ी वजह है। और अगर जो है जिन कपल्स को भी जो है इनफर्टिलिटी है, अगर वो एक दूसरे के साथ सपोर्टिव हों, स्पेशली मैं मेल्स के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो अपनी जो है बीवी को सपोर्ट करें, अगर कोई छोटा मोटा इशू भी है, चाहे उसको इशू है या आपको इशू है, तो मेरा ख्याल में कि ये जो 22% का जो फैक्टर है ये शायद जो है 5% तक रह जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अपनी होस्ट को दे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।